मायूस मत हो जिंदगी से, मायूस मत हो जिंदगी से, कभी भी तेरा नाम बन सकता है। और अगर दिल में हो आग और हौसले हो बुलंद, और अगर दिल में हो आग, हौसले हो बुलंद, तो अखबार बेचने वाला भी कलाम बन सकता है। नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं निबंध लेखन के बारे में। ठीक है, ऐसे राइटिंग पर बात करेंगे। बड़े दिनों से हम लोग इंतजार कर रहे थे कि निबंध की कक्षाएं कब होंगी, आप लोग वेट कर रहे थे और वो समय आ गया है। हम लोग अब निबंध पर चर्चा करेंगे और निबंध के हर सेगमेंट पर, हर बिंदु पर चर्चा करेंगे। अभी आपको हम एक नजर में बता देंगे कि हम किन किन टॉपिक पर निबंध पर चर्चा करने वाले हैं, कैसे आपको निबंध तैयार करना है, एक अच्छा निबंध क्या होता है, अच्छा निबंध आप कैसे लिखें। ये देखिए, एक अच्छा निबंध क्या होता है, अच्छा निबंध कैसे लिखें, निबंध की तैयारी कैसे करें, शून्य से निबंध कैसे लिखें, निबंध की फ्रेमिंग कैसे करें, प्रस्तावना कैसे लिखें, निबंध का समापन कैसे करें, निबंध के सोर्सेस क्या होंगे, यानी कि इतने सारे टॉपिक पर। और निबंध की बेहतर प्रस्तावना हम कैसे लिख सकते हैं, समापन कैसे कर सकते हैं, स्टार्टिंग से फ्रेमिंग कैसे कर सकते हैं। और यदि आप बिल्कुल शून्य हैं, यानी कि आपको निबंध का कुछ भी नहीं पता है, निबंध का नी नहीं पता है, ऐसे का ई नहीं पता है, फिर भी अगर आप निबंध लिखना चाहें, और लिखना ही पड़ेगा अगर आपको आरओ मुख्य परीक्षा देना है, पीसीएस मुख्य परीक्षा देना है, खंड शिक्षा अधिकारी की मुख्य परीक्षा देना है, या अन्य किसी भी परीक्षा में अगर आपको निबंध लिखना है, तो आप एक परफेक्ट, बेहतर, सटीक टॉपिक के अनुरूप कैसे आप निबंध लिख पाए, इन सारी बातों पर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, यहाँ पर पीडीएफ बनने में शायद ये मात्राएं छूट गई हैं, इस पर आप लोग ध्यान ना दें। ठीक है, ये कैसे लिखें, ठीक है, कैसे लिखा जाएगा, ये एक्चुअली मेरा पीडीएफ का कोई फॉर्मेट जो है इधर का उधर हुआ है, फ्रेमिंग। ठीक है, तो इतनी सारी बातों पर, एक एक टॉपिक पर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आज का जो हमारा विषय होगा वो होगा अच्छा निबंध क्या होता है। आज पहले आपको हम ये बताएंगे कि जैसे कि अच्छा निबंध क्या, कैसे लिखे, क्या है, तो होता क्या है। प्रश्न तो पहले यही उठता ना कि आप अच्छा निबंध किसको कहेंगे। निबंध तो बहुत सारे हैं, जैसे हमारा मेंस का बैच चल रहा है, आंसर राइटिंग का, आरओ का, उसमें बहुत सारे बच्चे निबंध लिख के भेज रहे हैं। ठीक है, मैं सबके चेक भी करता हूं। तो जो निबंध लेखन की शैली है उसमें कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जो बहुत अच्छा निबंध लिख रहे हैं। ठीक है, अब वो या तो पहले से सीखे हुए हैं, या उन्होंने कहीं से कोचिंग ली है, या उन्होंने ढेर सारी प्रैक्टिस की है। लेकिन कुछ बच्चे अभी जो है अपनी शब्द सीमा को समेट नहीं पा रहे हैं, कहीं पर कुछ लिखना तो कहीं कुछ लिख देते हैं, है ना। मुख्य भाग में जो लिखना है वो बातें उपसंहार में आ रही हैं। ठीक है, इसके बाद प्रसंग के विस्तार में कुछ लिखना है तो वो स्टार्टिंग में लिख दे रहे हैं। ठीक है, तो ये जो कमियां हैं, ये कमियां हैं, इन पर हम लोग कैसे ध्यान देंगे और कैसे आप बिल्कुल जीरो से निबंध लिखना स्टार्ट कर सकते हैं, इन सारी बातों पर हम लोग टॉपिक वाइज बात करेंगे, यानी कि वीडियो वाइज बात करेंगे। तो करीब आपको 8 से 10, टोटल 8 से 10 वीडियो आपको हम निबंध लेखन पर प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, उसमें सारी चीजों को टच करते हुए, यानी कि प्रस्तावना से लेकर के समापन तक एक एक बिंदु को, हर चीज उसमें होगी, वर्तनी से लेकर के, पैराग्राफ से लेकर के, कोटेशन, शायरी, अलंकृत भाषा, या डेटा है, या कहानी है, या कुछ भी है, आप कैसे उसमें डालें, कहां पर डालें, उन सारी बातों पर आज हम लोग बड़े विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आज कि अच्छा निबंध क्या होता है। ठीक है, जैसा कि हमारा टॉपिक आप देख पा रहे हैं, ये है हमारा टॉपिक आज का, अच्छा निबंध क्या होता है, किसे हम अच्छा निबंध कहेंगे। पहले तो अच्छा निबंध को परिभाषित किया जाए, उसकी परिभाषा क्या होगी कि किसको अच्छा निबंध कहा जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग पहले समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, डीपी एडुकर ऐप अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो प्ले स्टोर से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम पर डीपी एडुकर चैनल जरूर कर ले, सारी सूचनाएं आपको वहीं पर मिलती हैं। और आरओ मुख्य परीक्षा के लिए आंसर राइटिंग का बैच चल रहा है, जिसके लिए यहां पर नंबर दिए गए हैं 6393350769 और 8318568637। ठीक है, ये हमारे ऑफिस के नंबर है, आप लोग संपर्क करके अगर उस बैच से जुड़ना है तो आप लोग जुड़ सकते हैं। प्रारंभिक परीक्षा के लिए एनसीईआरटी बैच भी चल रहा है, उसमें भी आप एनरोल हो सकते हैं। पूरा एनसीईआरटी आधार पर आपकी तैयारी कराई जा रही, पूरी टीम उसमें लगी हुई है। ठीक है,
और आंसर राइटिंग बैच की कॉपी मैं खुद चेक करता हूं। वीकली आपका टेस्ट होता है, एक हफ्ते आपका हिंदी का पूरा टेस्ट होता है 2.5 घंटे का, और एक हफ्ते आपका निबंध का पूरा 3 घंटे का टेस्ट होता है, ठीक है। ताकि डेली आपको टास्क दिया जाता है, ठीक है, मंडे टू सैटरडे, यानी कि डेली आपको एक क्वेश्चन मिलेगा। जैसे पत्र लेखन है, गद्यांश है, शब्दावली है, कंप्यूटर है, मुहावरे हैं इत्यादि, और उनकी रोज कॉपी आपकी चेक की जाती है, ठीक। आप लोग टेलीग्राम पर देखते भी होंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग आते हैं यहां पर कि अच्छा निबंध जो है क्या होता है, इस पर हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है। एक एक बिंदु से हम लोग बात करेंगे। इसमें हमने देखिए कई सारे बिंदु दिए हैं, आप देख सकते हैं इस तरह, ठीक है। ये देखिए, ठीक है, कई सारे बिंदु यहां पर हैं, तो हम लोग एक एक बिंदु पर चर्चा करेंगे कि अच्छा निबंध क्या होता है। जैसे अच्छे निबंध की कुछ विशेषताएं होती हैं। अब ये लग रहा है पीडीएफ बनाने में क्या गड़बड़ी हुई है, जो ये मात्रा काट दे रहा है, ठीक है। वहां देखिए मौलिकता की मालिकता कटी हुई है, ये कुछ ना कुछ है ना कि सिस्टम में कुछ गड़बड़ी है, तो वो मात्रा को लिया नहीं है ना। देखिए अच्छे निबंध की कुछ विशेषताएं होती हैं, जैसे निबंध व्यक्ति की, किसकी, व्यक्ति की, व्यक्ति कौन है, आप हैं, यानी कि जो निबंध लिख रहा है, व्यक्ति की मौलिकता एवं व्यक्तित्व परीक्षण का माध्यम होता है, ठीक है। अब देखिए ब्रीफ में आपको थोड़ा सा मैं ये और बता दूं कि आपका जो समीक्षा अधिकारी का निबंध का पेपर होता है, वहां पर आपको 3 निबंध लिखने होते हैं, ठीक है। कितने, 3 निबंध लिखने होते हैं। प्रत्येक निबंध आपको 600 शब्दों में लिखना होता है, ठीक है। यानी कि जो खंड का, खंड खा और खंड गा से प्रत्येक खंड में 3 निबंध दिए होते हैं, उसमें से एक लिखना होता है। 3 खंड होते हैं, आपको 9 निबंध दिए रहेंगे, 3 आपको लिखने होंगे, ठीक है। इसी प्रकार से आपको पीसीएस की परीक्षा में भी 3 निबंध लिखने होते हैं, 3 खंड होते हैं, लेकिन पीसीएस की परीक्षा में आपको 700 शब्दों में निबंध लिखना होगा, ठीक है। और खंड शिक्षा अधिकारी परीक्षा की बात करें तो वहां पर आपको 2 निबंध लिखने होते हैं, और प्रत्येक निबंध आपको 700 शब्दों में लिखना होता है, ठीक है। ये तो हो गई जो है निबंध के लिखने की बात, आरओ में, पीसीएस में और बीओ में, ठीक है। चलिए अब हम बात ये करते हैं कि जो निबंध जो है हमसे क्यों लिखवाया जाता है, ऐसी क्या परेशानी आ गई, क्या मुसीबत आ गई जो हमसे निबंध लिखवाया जा रहा है। देखिए जैसे पीसीएस की बात करें तो प्रारंभिक परीक्षा होती है, मुख्य परीक्षा होती है, और आपका जो है इंटरव्यू होता है, ठीक। आरओ में प्री और मेंस केवल होता है, ठीक। अब देखिए चूंकि जैसे आप समीक्षा अधिकारी बनते हैं तो आपको नोटिंग करना है, सचिवालय में ड्राफ्टिंग करना है, पूरी सारी चीजें समराइज करनी है, लिखनी है, ठीक है। इसी तरह फील्ड में भी होता है, तो आप पीसीएस अधिकारी बनते हैं वहां पर भी ये चीजें होती हैं। तो निबंध क्या है ना कि आपका व्यक्तित्व कैसा है, आपकी लेखन शैली कैसी है, यानी कि आप कैसी भाषा का प्रयोग करते हैं, आप कैसे शब्दों का चयन करते हैं, उसमें आपकी मौलिकता कैसी है, यानी कि आप कितनी अलंकृत भाषा का प्रयोग करते हैं, कितने मुहावरे आप इस्तेमाल करते हैं, कितनी आसान भाषा करते हैं, यानी कि अपनी बात को आप सामने वाले को समझाने के लिए कितने सरल और सुबोध शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, ये आपके व्यक्तित्व परीक्षण का माध्यम होता है, ठीक है। जैसे इंटरव्यू में क्या होता है ना कि वहां तो एक साक्षात्कार होता है, आमने सामने सब बैठते हैं, पूरा बोर्ड बैठता है और आपको जांचता है, परखता है, सारी चीजें पूछ लेता है। लेकिन आप इंटरव्यू को लायक है या नहीं है, मैं पीसीएस की बात कर रहा हूं, आप इंटरव्यू के लायक है या नहीं है वो आपका निबंध बताता है। बाकी जो पेपर होते हैं वो भी बताते हैं, निबंध बताता है कि आपकी लेखन शैली कैसी है। क्योंकि निबंध कॉपी में लिखा होता है, आपने जो लिख दिया है वही एग्जामिनर पढ़ पाएगा। उसके अतिरिक्त आप कितने विद्वान हैं, कितने बेवकूफ हैं, कितने मूर्ख हैं और कितने जो है आप काबिल हैं, ये सिर्फ आपकी कॉपी बोलेगी, वहां पर आपको सामने नहीं बोलना पड़ेगा, ठीक है। आपकी कॉपी ही बताएगी जो आपने लिखा हुआ है। इसलिए कहा गया है कि व्यक्ति की मौलिकता, ठीक है, व्यक्ति की मौलिकता और व्यक्ति के व्यक्तित्व परीक्षण का माध्यम होता है। इसलिए बहुआयामी नजरिया यानी कि मल्टी डायमेंशनल अप्रोच का विशेष महत्व होता है। मल्टी डायमेंशनल का मतलब यह है, बहुआयामी नजरिए का मतलब यह है कि अगर कोई टॉपिक दिया गया है तो उसके आप हर पहलू को टच करें, सकारात्मक पक्ष हो चाहे नकारात्मक पक्ष हो, सामाजिक पक्ष हो, राजनीतिक हो, आर्थिक हो, ठीक है, भौगोलिक हो, जितने भी पक्ष हो सकते हैं, जितने भी डायमेंशन हो सकते हैं, आप सारे डायमेंशन को टच करते हुए, सबको समाहित करते हुए, सबको कंपाइल करते हुए आपको एक अच्छा सा निबंध लिखना है।
इसलिए किसी भी डायमेंशन से आप अगर बच जाते हैं, मतलब कि नहीं लिखते हैं, तो एग्जामिनर सोचता है कि शायद आपको इसके बारे में जानकारी नहीं होगी। ठीक है, इसलिए हमेशा बहुआयामी नजरिया आपको अपनाना है एक अच्छा निबंध लिखने के लिए। ठीक है, निबंध सदैव विषय वस्तु पर केंद्रित होना चाहिए। ठीक है, यहां अक्सर भटकाव देखा जाता है। समझिएगा, एक एक बिंदु को पहले समझिएगा कि अच्छा निबंध होता क्या है, ये आपको हम पहले समझा रहे हैं। ठीक है, निबंध आपका विषय वस्तु पर केंद्रित होना चाहिए। विषय वस्तु का मतलब यह है कि जो टॉपिक आपको दिया गया है, ठीक है, जैसे कि मैंने अपने बैच में दिया था टॉपिक चुनाव और भारतीय लोकतंत्र। ठीक है, यानी कि यहां पर आपको चुनाव के बारे में बात करनी है और जो भारत में लोकतांत्रिक प्रणाली है, ठीक, जो कि भारत में भी चुनाव होते हैं, ठीक है, लोकतांत्रिक प्रणाली है, तो भारत की लोकतांत्रिक प्रणाली का वर्णन करते हुए और चुनाव क्या है, कैसे होते हैं, क्या सुधार की गुंजाइश है, ये सारी चीजों पर आपको बात करनी है। किसके परिप्रेक्ष्य में? भारतीय लोकतंत्र के परिप्रेक्ष्य में चुनाव के सारे बिंदुओं पर, यानी कि सारी डायमेंशन पर आपको बात करनी है। ठीक है, यानी कि टॉपिक आपका चुनाव और भारतीय लोकतंत्र। ठीक है, यानी कि भारतीय लोकतंत्र के संदर्भ में आपको चुनाव के जितने भी डायमेंशन हो सकते हैं, जितने भी पक्ष हो सकते हैं, सकारात्मक हो चाहे नकारात्मक हो, अच्छे बुरे जैसे भी हो, सब पर आपको बात करनी है। लेकिन निबंध में हमेशा सकारात्मक पहलू पर ज्यादा बात की जाती है। ठीक है, यानी कि और निबंध हमेशा जो है उलझाऊ ना हो, सुलझाऊ हो, मतलब बातों को उलझाइए मत, स्पष्ट कहिए जो कहना चाहते हैं। अभी हम लोग आगे आएंगे। ठीक है, मतलब अगर आप उलझाने का प्रयास करेंगे, गोल मोल घुमाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो क्या है ना कि यहां पर अक्सर भटकाव देखा जाता है, तो निबंध हमेशा विषय वस्तु पर केंद्रित होना चाहिए। अब पता चले भारतीय लोकतंत्र के परिप्रेक्ष्य में बात हो रही थी, अब आप जो है अमेरिका का जो है राष्ट्रपति चुनाव समझाने लगे। ठीक है ना, तो वो बात एकदम से नहीं होनी चाहिए। यानी कि अक्सर ना कहना कि मैंने लिखा यहां अक्सर भटकाव होता है, बच्चे मतलब स्टूडेंट भटक जाता है, जाना किसी और दिशा में होता है, चले किसी और दिशा में जाते हैं। ठीक है, तो फिर एग्जामिनर भी ऐसे ही नंबर देता है, चलता हूं। ठीक है, चलिए अगला बिंदु है निबंध 3 भागों में बटा हुआ हो। कौन कौन से? प्रस्तावना, मुख्य भाग और निष्कर्ष। ठीक है, ये प्रस्तावना, मुख्य भाग और निष्कर्ष, ये तो 3 पार्ट मुख्य हैं। इसके बाद हम जब पढ़ेंगे कि अच्छी प्रस्तावना कैसे लिखें, तो प्रस्तावना में भी हम लोग पाठ करेंगे। ठीक है, और जब हम लोग पढ़ेंगे कि निबंध की फ्रेमिंग कैसे करें, यानी कि पूरे प्रस्तावना से लेकर निष्कर्ष तक के निबंध की फ्रेमिंग कैसे करें, तब हम लोग पूरा एकदम से एक एक बिंदुवार समझेंगे कि प्रस्तावना के बाद क्या आएगा, प्रस्तावना का विस्तार होगा, इसके बाद हमारा मूल प्रसंग आएगा, फिर मूल प्रसंग का विस्तार होगा, उसमें विस्तार में क्या क्या चीजें आएंगी, सकारात्मक पहलू, नकारात्मक पहलू, योजनाएं या सरकारी कुछ ऐसे काम किए गए हैं या संगठन ऐसे कुछ काम कर रहे हैं, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक क्षेत्र में क्या काम हो रहे हैं। ठीक है, वो बात करेंगे। और निष्कर्ष, जिसको हम उपसंहार कहते हैं, तो पूर्व उपसंहार क्या होना चाहिए और उपसंहार क्या होना चाहिए। ठीक है, दोनों बातों पर बात करेंगे। फिलहाल हम बात करते हैं प्रस्तावना, मुख्य भाग और निष्कर्ष, यानी कि निबंध हमारा मोटी मोटा कह लें तो 3 भागों में बटा हुआ होना चाहिए, प्रस्तावना, मुख्य भाग और निष्कर्ष। ठीक है, अगला बिंदु यहां पर आता है कि प्रस्तावना से ही आपका विजन, यानी कि दृष्टिकोण, हिंदी में कहते हैं दृष्टिकोण, इंग्लिश कहते हैं विजन, स्पष्ट हो जाना चाहिए। स्पष्ट हो जाना चाहिए ताकि परीक्षक मतलब जो कॉपी चेक कर रहा है, ताकि परीक्षक को पता चल सके कि आप क्या कहने वाले हैं और कैसे कहने वाले हैं। कहते ना कि एक कहावत है, होनहार बिरवान के होत चीकने पात, यानी कि होनहार अगर बच्चा है ना तो उसके लक्षण बचपन में ही दिखाई दे जाते हैं। आपने कहावत सुनी होगी और मुहावरा भी है कि होनहार बिरवान के हो चीकने पात, है ना। तो वही हाल है कि अगर यहां पर होनहार, बिरवान मतलब पौधा, ठीक है, तो अगर पौधा ना अगर बड़ा जाएगा, ग्रोथ करेगा, विकसित होगा, उसका अच्छा विकास होगा, तो वो बचपन में दिख जाता है कि इसके लक्षण क्या है। सेम बात वही पर यहां पर कही जा रही है कि आपका निबंध कहां तक जाएगा, कितना अच्छा आप लिखने वाले हो, क्या क्या लिखने वाले हो,
आपकी भाषा शैली क्या होगी, आपका शब्दों को पेश करने का नजरिया क्या होगा, ये सारी चीजें, सारा विजन, सारा दृष्टिकोण आपका प्रस्तावना से ही स्पष्ट हो जाना चाहिए, ताकि एग्जामिनर यानी कि परीक्षक ये समझ सके कि आप किस दिशा में जाने वाले हो और कैसे जाने वाले हो। स्पष्ट हो जाना चाहिए, मतलब कि क्या कहने वाले हो और कैसे कहने वाले हो, बस वही से वो अंदाजा लगा लेता है। जैसे भी स्टूडेंट कॉपियां भेजते हैं, चेक करता हूं, ठीक है, तो देखिए पूरा निबंध ना तो वो परीक्षक पढ़ता है और ना ही कोई पढ़ेगा, ठीक है। जैसे हमारे बहुत सारे बच्चे हैं, ठीक है, रोज 100-200 कॉपियां आती हैं, तो इतना पढ़ना संभव नहीं, लेकिन क्या पढ़ना है ये मुझे पता है। मैंने प्रस्तावना देखी, थोड़ा सा आगे बढ़े, बस फिर एक नजर डाली बीच वाली मेन बॉडी पर और निष्कर्ष पर गई। इतने से पकड़ में आ जाता है कि बच्चे में कितना दम है, स्टूडेंट में कितना दम है, और उसने पूरे निबंध में यानी 600 शब्दों में क्या लिखा होगा, ठीक है। 600 शब्दों पढ़ने का पास जो है, पढ़ने का समय किसी के पास नहीं है। जो एग्जामिनर परीक्षक कॉपी चेक करता है ना, उसकी भी एक शब्द सीमा है, वो समय सीमा होती है कि इतने समय आपको कॉपी चेक करनी है, ठीक है। तो इसलिए ध्यान रखें कि आपकी प्रस्तावना, आपकी भूमिका इतनी दमदार होनी चाहिए, इतनी दमदार होनी चाहिए कि एग्जामिनर को लगे यार अगर आगे पढ़ने की क्या जरूरत है, इसको नंबर दो, क्या जरूरत पढ़ने की, दमदार तो लिखा है एकदम से, आगे भी ऐसे ही लिखा होगा, तो उसे लग जाना चाहिए, ठीक है। तो प्रस्तावना से स्पष्ट कर दो भैया हम क्या कहने वाले हैं और कैसे कहने वाले हैं, ठीक है। यहां तक क्लियर है। चलिए अगला बिंदु यहां पर लिखा हुआ है कि निबंध में एक प्रवाह दिखना चाहिए जिससे परीक्षक को अवरोध महसूस ना हो। मतलब प्रवाह का मतलब यह है कि मैंने कहा था कि निबंध की हम एक फ्रेमिंग करवाएंगे, ठीक है, फ्रेमिंग भी बताएंगे, परेशान ना हो बिल्कुल, फ्रेमिंग बताएंगे कि कैसे करना है। प्रवाह का मतलब यह है कि प्रस्तावना के बाद क्या आएगा, फिर उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद क्या आएगा, यानी कि हर चीज एक सीक्वेंस में क्रमबद्ध रूप से लिखी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि जो हम कोई बात प्रसंग में लिखना चाह रहे थे वो हम जाके पूर्व उपसंहार में लिख रहे हैं, जो बात हमको उपसंहार में लिखनी चाहिए थी वो हम जो है भूमिका के विस्तार में लिख रहे हैं, समझ रहे ना। तो ये इस तरह का जो मतलब जो बेतरतीब है ना, कि मतलब जो है कहीं पर कुछ भी डाल दिया। आप सर हमने सब कुछ लिखा था, बाद में सर बहुत बढ़िया निबंध लिख के आए हैं सर, उसके हर डायमेंशन को टच किया है, सब कुछ लिखा है। तो भाई साहब डायमेंशन टच करना ही आपने बहुत बड़ी तारीफ का काम नहीं कर दिया है, या सारा कंटेंट आपने उड़ेल दिया तो आपने कोई बहुत बड़ी जो है तीर नहीं मार लिया है, समझ रहे ना। उस कंटेंट को पेश करने का तरीका क्या है ये तो बताइए ना आप। भाई जैसे आपके घर में गेस्ट आते हैं, खाना बनता है, मान लो कोई कभी गेस्ट आ गया, ठीक है, कोई खास विशेष मेहमान आ गया है ना, तो उसके लिए घर में जो आपकी मदर है या घर में जो भी लोग हैं खाना बनाते हैं, अच्छा सा खाना बनाते हैं, एकदम से बढ़िया मटर पनीर बनाया है ना, पुलाव बनाया, पूड़ी बनाई, कचौड़ी बनाई है ना, रायता बनाया, सलाद है, पापड़ है, अचार है, सारी चीजें सब कुछ बना, यानी कि सब कुछ बन गया खाना। लेकिन अब उस खाने का जो प्रेजेंटेशन का तरीका है, थाली कैसे लगेगी, थाली में, किचन में तो खाना बन गया, लेकिन थाली में खाने को परोसा कैसे जाएगा, एक वो भी तो तरीका होता ना, इसको प्रेजेंटेशन कहते हैं। अब आपने मतलब उल्टा पुल्टा जो भी रखा एकदम जो है, कहीं कुछ रख दिया, कहीं चावल रख दिए, कहीं पूरी डाल दी है, अब वो मतलब जैसे थाली जो है अतिथि के पास पहुंची, अब वो कंफ्यूज, यार क्या करें, क्या पहले खाएं, इसमें मिला के क्या खाएं, वो कंफ्यूज, ठीक है। तो इसलिए खाना तो आपने अच्छा बना लिया, लेकिन उसका प्रेजेंटेशन आपने अच्छा नहीं कर पाया, ठीक है। तो यहां पर मूल चीज है प्रेजेंटेशन की। और वही दूसरी तरफ खाना भले ही सिंपल बना हो, दाल चावल रोटी सब्जी बनी हो, लेकिन अगर आपने उसको प्रॉपर तरीके से परोस दिया, ठीक है, तो सामने वाले का अच्छे से पेट भर जाएगा और मन मतलब एकदम मन से खाएगा और आपको दुआ देके जाएगा और बाद में खाने की तारीफ भी करेगा, ठीक है। सेम पैटर्न यहां पर है कि आपने कितना अच्छा कंटेंट वहां पर डाला, कितनी रिपोर्टें आपने वहां पर लिखी, कितना डेटा आपने डाला, कितनी अच्छी कोटेशन सारी लिखी, कितने अच्छे आपने उद्धरण दिए, ये मायने नहीं रखता है। मायने ये रखता है कि निबंध में प्रवाह था कि नहीं था, एक पैराग्राफ दूसरे से जुड़ा था कि नहीं जुड़ा था। अब मतलब एक पैराग्राफ स्टार्टिंग वाला कुछ कह रहा है, अगला पैराग्राफ कुछ और एकदम कहने लगा, उसके बाद वाला एकदम से कहीं और ले जा रहा है, मतलब जैसे पैराग्राफ चेंज हो रहा है उसकी दशा दिशा ही बदल जा रही है।
तो ये नहीं होना चाहिए, आपका एक पैराग्राफ दूसरे पैराग्राफ से जुड़ा होना चाहिए, यानी कि जैसे ही आप पैराग्राफ खत्म करें तो दूसरा पैराग्राफ की स्टार्टिंग पहले पैराग्राफ की एंडिंग से जुड़ी होनी चाहिए, यानी कि लगे कि एक फ्लो में, एक प्रवाह में निबंध चल रहा है। एग्जामिनर को, परीक्षक को कोई अवरोध महसूस नहीं होना चाहिए। उससे अगर अवरोध महसूस नहीं होगा और उसने आप बड़े अच्छे से अगर आपके निबंध को समझ लिया तो आपको बहुत अच्छे अंक देके जाएगा। और अगर आपने एग्जामिनर को परेशान किया, परीक्षक को परेशान करने का अगर आपने काम किया, आपसे झल्ला जाएगा और आपको ऐसे नंबर देगा कि सोच लो क्या होगा। ठीक है, तो इसका आपको ध्यान रखना है। अगला आते हैं, लिखा है कि पैराग्राफ में लिखा हुआ निबंध, ठीक है, अच्छा माना जाता है। पैराग्राफ में लिखा हुआ निबंध अच्छा माना जाता है। मैं अभी कॉपी चेक कर रहा था थोड़ी देर पहले अपने बच्चों की बैच में जो आए हैं, ठीक है, तो पता चले कि एक एक पेज का पैराग्राफ बना दिया, मतलब पैराग्राफ बनाया और पूरा पेज भर गया, लास्ट में जाके खत्म किया, है ना। कभी एकदम से बहुत छोटा 4 लाइन का पैराग्राफ बना दिया, मतलब कोई तरीका ही नहीं है। फिर पैराग्राफ कहां से बना दिया, बिल्कुल किनारे से पैराग्राफ बनाया, समझ रहे ना। कोई एकदम बिल्कुल किनारे से बना दिया, कोई यहां से बना दिया, कोई यहां से बना दिया, मतलब कुछ तरीका लिखने का है ही नहीं। ठीक है, तो वो बच्चे भी ध्यान दें और बाकी लोग भी ध्यान दें कि पैराग्राफ में लिखा हुआ निबंध अच्छा माना जाता है, लेकिन पैराग्राफ ना तो बहुत बड़े हों और ना ही बहुत छोटे हों, यानी कि एवरेज मीडियम साइज के। ठीक है, एवरेज यानी कि 5-6 लाइन का या 6-7 लाइन का, 7-8 लाइन तक का हो, मतलब अभी मतलब कि पूरा पेज भर दिया, पूरे पेज का एक पैराग्राफ, ऐसा नहीं। या 4 लाइन लिखी पैराग्राफ चेंज, 4 लाइन लिखी पैराग्राफ, ये भी नहीं होना चाहिए। यानी कि मीडियम साइज के हो, बहुत बड़े भी ना हो और बहुत छोटे भी ना हो। हाँ, अगर आपको लग रहा है कि हमारा पैराग्राफ बड़ा जा रहा है, अगर आपको लग रहा है कि नहीं बात बनेगी नहीं और पैराग्राफ बड़ा करना ही पड़ेगा, तो आप क्या करिए, थोड़ा लिखिए पैराग्राफ को और उसको ब्रेक करके आप करिए, बिंदु बना दीजिए। ठीक है, मान लो अगर लग रहा कि एक पेज का हमारा पैराग्राफ बन रहा था, तभी हम पूरी बात लिख पाएंगे, तो उसमें एक काम करिए, आप थोड़ा सा पैराग्राफ बनाइए, इसके बाद लिख दीजिए कि उसकी विशेष बातें या विशेषता निम्नवत है, और उसको बिंदु बना दीजिए, बुलेट पॉइंट बना दीजिए। ठीक है, बुलेट पॉइंट लिख दीजिए। ठीक है, लेकिन ये आप हर पैराग्राफ में नहीं कर सकते हैं कि मतलब पता चले हर जगह बुलेट 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 डाले आपने बिंदु बना दी, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, एक सिस्टमेटिक तरीका होना चाहिए, सिस्टमेटिक तरीका होना चाहिए उस तरह से। ठीक है, तो पैराग्राफ ना बहुत बड़े हो और ना ही बहुत छोटे हो। लिखा हुआ है लंबे पैराग्राफ को पॉइंट में लिखने का प्रयास करें। ठीक है, मैंने पहले बता दिया कि बहुत लंबे पैराग्राफ हैं तो आप पॉइंट्स बना सकते हैं, बिंदु बना सकते हैं, बुलेट आप बुलेट पॉइंट बना सकते हैं। ठीक है, उसके लिए नंबरिंग 1 2 3 नंबरिंग जो की जाती है ना, वो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है, बुलेट बनाइए। ठीक है, बुलेट जैसे आप इस तरह बना सकते हैं, ठीक है, आप इस तरह बना सकते हैं, या आप इस तरह बना सकते हैं, या आप इस तरह भी बना सकते हैं। ठीक है, जैसे आपको ठीक लगे, ठीक है, ऐसे बना सकते हैं आप, जैसे आपको मतलब बुलेट पॉइंट बना लीजिए तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा, है ना। अगला है भाषाई आतंक की जगह भाषा सरल, सहज व सुबोध होना चाहिए। ठीक है, अब जैसे ना कुछ लोग एकदम से दिखाने के चक्कर में, देखो हमको इतना आता है, हमने इतनी हिंदी पढ़ी है, ऐसे ऐसे कठिन शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, पता चले कि एग्जामिनर को डिक्शनरी खोजनी पड़ रही है, वो उसको गूगल करना पड़ रहा है, भाई शब्द का मतलब क्या है, आप समझ रहे ना। तो भैया क्या करना है, अत्यधिक तत्समी व अलंकृत शब्दों का प्रयोग करने से बचे, है ना, कि तत्सम शब्दों का, अलंकृत शब्दों का, पता चले कि उसका अर्थ जो है एग्जामिनर को ढूंढना पड़ रहा है, ऐसा आपने शब्द लाके कोई डाल दिया। ठीक है ना, तो क्या करना है, भाषा आपकी कैसी हो, सरल हो, सहज हो, सुबोध हो, आसान हो एकदम से, है ना, जो मतलब कि एक सामान्य भाषा होती है, ऐसा भी ना सामान्य बोलचाल की भाषा भी ना लिख दे कि अरे गरे तेरे मेरे ना कर दें। जो भाषा एक देवनागरी लिपि में जो एक ऑफिशियल भाषा मानी जाती है, सामान्य भाषा, जो कि आराम से, जैसे कि आप ये मान के चले ना कि मतलब सामने वाला जो है जितना मैंने लिखा है, ठीक है, तो
उतना पढ़ा लिखा वो भी है, तो वो भी मतलब उसको बहुत ज्यादा हमारी बातों को समझने के लिए बहुत ज्यादा परेशान ना होना पड़े, इसलिए आपको इन चीजों का भी ध्यान रखना है। आसान भाषा का प्रयोग कीजिए, आसान शब्दों का प्रयोग कीजिए। यहां पर एक चीज मैं आपको और जोड़ देता हूं, जैसे हमारे बैच में कई बच्चों ने वो गलतियां की हैं, ठीक है। जो निबंध आपको लिखना होता है वो आपको देवनागरी लिखना होता है, ठीक है। देवनागरी लिपि, ठीक है। देवनागरी लिपि यानी कि हिंदी में आपको लिखना होता है। अभी मैं यहां पर क्यों बता रहा हूं, जैसे आपने लिखा, मैं उसी बच्चे का एग्जांपल दे देता हूं। उसने लिखा था जीपीएस, जीपीएस, ठीक है, साइंस टेक का है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ठीक है, इसे कहते हैं ना ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ठीक है। अब आप उसको पूरा नहीं लिखना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप पूरा मत लिखिए, लेकिन जीपीएस ऐसे ना लिखिए। कैसे लिखिए फिर? जीपीएस ऐसे लिखिए, ठीक है। इनकी इंग्लिश शब्दों का इस्तेमाल करने से बचें। ये आपका सही है, ये आपका गलत है, ठीक है। ये कोशिश करिए, यानी कि हिंदी में अगर आप शॉर्ट फॉर्म भी लिख रहे हैं तो आप हिंदी में लिखें, ठीक। या फिर आप ये काम भी कर सकते हैं, आप जैसे आप जीपीएस लिख दिया, आप चाहे तो ब्रैकेट में कर सकते हैं इसको, इस तरह कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको जीपीएस लिखना है, सिर्फ जीपीएस लिखना है, ठीक है, तो आप हिंदी में लिखिए, और इंग्लिश में आपको लिखने का मन है बहुत ज्यादा, तो आप जीपीएस आप ब्रैकेट में डाल सकते हैं, ठीक है। सिर्फ इतने जीपीएस को लिखने से काम आपका नहीं चलेगा, थोड़ा सा बैड इफेक्ट पड़ता है निबंध लेखन की दृष्टि से। और वैसे ही आपको जो आरओ या आरोप परीक्षा में आपको निबंध हिंदी में लिखना होता है, ध्यान रहे, ठीक है। पीसीएस में तो आप हिंदी, इंग्लिश और उर्दू भाषा का प्रयोग कर सकते हैं, यानी कि इन तीन भाषाओं में आप निबंध लिख सकते हैं, हिंदी में, इंग्लिश में और उर्दू में। लेकिन आपको समीक्षा अधिकारी की परीक्षा में सिर्फ हिंदी भाषा में निबंध लिखना होता है, इसलिए इन जो चीजों से बचने का प्रयास करें, ठीक है। और अगर आपको इसको फुल फॉर्म में लिखना है, मान लो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम लिखना है, तब भी आप ऐसे लिखिए, ग्लोबल, ठीक है। इंग्लिश में मत लिखिएगा, ठीक है, ये गलत माना जाएगा, ये सही माना जाएगा। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, अगर आपको पूरा ही नाम लिखना है तब भी आप लिख दीजिए ग्लोबल, इस तरह पोजिशनिंग सिस्टम, ये वाला इस तरह लिखें, इंग्लिश में ना लिखें, ठीक है, ध्यान रखना आप लोग। चलिए, यहां तक हो गए, हम लोग भाषा तक हो गए। चलिए, ये कुछ बिंदु और है लिखा हुआ है। अभी तो हम उस बिंदु पर बात कर रहे हैं कि अच्छा निबंध क्या होता है, उस पर चर्चा कर रहे हैं। फिर जो अगला वीडियो मिलेगा उसमें हम बताएंगे कि अच्छा निबंध कैसे लिखें, ठीक है। उसमें कुछ बातें यही होंगी और कुछ बातों का और विस्तार किया जाएगा, कुछ चीजें नई जोड़ी जाएंगी कि अच्छे निबंध लेखन शैली को हम कैसे विकसित कर सकते हैं। चलिए, प्रामाणिकता व रोचकता निबंध को बेहतर बनाते हैं, ठीक है। प्रामाणिकता और रोचकता दो बातें कही गई हैं, ठीक है। हम तो दोनों बातों पर बात करेंगे, पहले बात करते हैं प्रामाणिकता पर, ठीक है। प्रामाणिकता के लिए, ये मात्रा पता नहीं क्यों जगह जगह कर गई, कैसी उसने पीडीएफ बनाई। प्रामाणिकता के लिए आप विभिन्न रिपोर्ट, सूचकांक, डाटा आदि का जिक्र कर सकते हैं, ठीक है। प्रमाणिकता का मतलब ये ना कि ऑथेंटिसिटी, मतलब कि हम देखो प्रमाण दे रहे हैं, अगर मैं कोई बात कह रहा हूं तो वो मैं प्रमाण के साथ कह रहा हूं, ऐसे मतलब हवा में नहीं, मतलब कि कुछ भी बस बोल दिया, मैं प्रमाण के साथ, यानी कि जैसे मान लो हमें भारत में भ्रष्टाचार की स्थिति दिखानी है तो बताएंगे कि भ्रष्टाचार सूचकांक में इतना स्थान है, बताएंगे ना भाई। जैसे हमको पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की स्थिति दिखानी है तो बताएंगे कि भाई पासपोर्ट इंडेक्स में जो है इतना स्थान मिला हुआ है, बताएंगे ना, ठीक है। ऐसे मान लो जैसे गेहूं उत्पादन में भारत का स्थान दिखाना है या उत्तर प्रदेश का स्थान दिखाना है तो बताएंगे ना कि जो कृषि से संबंधित जो रिपोर्ट आती है उसमें ये दिया हुआ है, वार्षिक रिपोर्ट जो आती है, ठीक है। या खनिज का, मतलब कुछ भी दिखाना हो तो हम उन जो है क्या कर सकते हैं, विभिन्न रिपोर्टों का या जो सूचकांक है या जो डाटा है, यानी कि वो भी कौन से, जो ऑफिशियल डाटा है, चाहे वो भारत सरकार के डाटा हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश सरकार के डाटा हो, या किसी वैश्विक एजेंसी के डाटा हो, मान लो WHO है, यूनेस्को है, ठीक है, फसाई है, या मतलब बहुत सारी जो ऑफिशियल एजेंसियां हैं, ठीक है। तो उनके हम डाटा का इस्तेमाल कर सकते हैं, बता सकते हैं कि जो बात मैं कह रहा हूं वो प्रूफ के साथ कह रहा हूं, इसे हवाबाजी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो इनका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है।
रोचक बनाने के लिए, अब ये तो बात प्रमाणिकता की होगी, प्रमाण दे दिया, अब रोचक कैसे बनाए? रोचकता बनाने के लिए आवश्यकता अनुसार, ध्यान रखना एक शब्द लिखा हुआ है आवश्यकता अनुसार, फालतू नहीं, कोई सूक्त वाक्य, कोटेशन, कविता, शायरी आदि का प्रयोग करना चाहिए। ये जो मैंने पीपीटी स्लाइड जो बनाई, जो कंटेंट इकट्ठा किया है ना, इसमें बड़ी मेहनत लगी है। एक एक शब्द को आपको समझाने के लिए हम क्या क्या शब्द डाल रहे हैं, ठीक है। तो रोचकता तो हम ला रहे हैं, निबंध को रोचक तो बना रहे हैं। कैसे बना रहे हैं? उसमें हमने कोई शायरी लिख दी, कोई कोटेशन लिख दिया, कोई कविता लिख दी, कोई सूक्त वाक्य लिख दिया, ठीक है, किसी का कोई कथन लिख दिया, कोई मोटिवेशनल कथन था वो लिख दिया। लेकिन पता चले कि आप जहां मनाए तब उसको डाल दे रहे हो, है ना, जहां मनाया वहां लिख दिया। नहीं, कब, कैसे और कितना? आवश्यकता अनुसार। अगर आवश्यकता है तो, अगर हमारा कोई ऐसा पैराग्राफ है और उस पैराग्राफ में अगर किसी कोटेशन, किसी चीज की आवश्यकता है, ठीक है, तो हम डाल सकते हैं। बहुत ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा नहीं। हमारे बैच में लड़का था, मतलब उसने जो एक निबंध में कम से कम 6-7-8 शेरो शायरी लिख मारी। अरे नहीं भाई, इतना आप कंटेंट भी तो डालोगे, पर शब्द सीमा भी तो आपके पास उतनी ही है ना। पता चले आधा निबंध आपने शेरो शायरी से भर दिया, तो आपका कंटेंट कहां जाएगा? तो ये भी आवश्यकता अनुसार रोचक उतना बनाइए जितनी आवश्यकता है। जैसे कि प्रस्तावना की स्टार्टिंग में आप कर सकते हैं, ठीक है, बीच में 1-2 डाल सकते हैं, लास्ट में आप डाल सकते हैं, ठीक है। 3-4 से ज्यादा नहीं, 3 या 4, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है। कहीं कहीं कोई सूक्त वाक्य कुछ ऐसा लिख दिया अच्छा सा, ठीक है। अब मतलब वहां पर जो है अपना आपने अंदर का जो शायर है या जो कवि है उसको जागृत मत होने देना, ठीक। कुछ लोग होंगे ना इस टाइप के, ठीक है, उसको जागृत मत होने देना परीक्षा में, ठीक है। एक बात और देख लीजिए, आंकड़े देना ठीक है, समझिएगा। आंकड़े मैंने यहां पर बात की ना कि प्रमाणिकता कैसे देंगे? आंकड़े देंगे, तो आंकड़े देना तो ठीक है, परंतु आंकड़ों की भरमार से बचना चाहिए। पता चले वहां जहां मना है वहां पर टेबल बना दी, वहां आंकड़े डाल दिए, ये रिपोर्ट दिखा दी, वो रिपोर्ट दिखा दी। अरे भाई, उतने ही आंकड़े दो जितने से आपकी बात सिद्ध हो जाए। बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं है, ठीक है, बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं है। तथा आंकड़े भाषा में घुले हुए हों तो ज्यादा अच्छा होता है। मतलब ऐसे आंकड़े दें, अब ये ना दे मतलब कि एक टेबल बनाई उसमें दिखा दिया ये गेहूं उत्पादन इतना, इस वर्ष इतना इतना, ये नहीं। मतलब कि इस तरीके से डेटा दो, मतलब कि जहां जिस पैराग्राफ में डेटा की आवश्यकता है तो आंकड़ों को मतलब उसी भाषा में मिक्सअप कर दो। मतलब आंकड़े भी दिए और आंकड़ों को हमने मिक्सअप भी कर दिया, तो हमारी जो है एक फ्लो बन गया, हमारा एक सेंटेंस बन गया, एक वाक्य बन गया, इस तरीके से, ठीक है। अलग से मतलब कोई आप आर्टिकल नहीं लिख रहे हो, आप कोई लेख नहीं लिख रहे हो, समझ रहे ना। निबंध में और लेख में अंतर होता है। जैसे एक बच्चे ने जो है हमारे निबंध भेजा था, मतलब पूरा बाकायदा एकदम से हेडिंग वाइज एकदम से ये वो। ये निबंध में हेडिंग की आवश्यकता ही नहीं है। बहुत आवश्यकता है तो भले एक आध कभी कभार इस्तेमाल कर लो, लेकिन हेडिंग की आवश्यकता ही नहीं है, ठीक है। तो आप निबंध लिख रहे हो, यहाँ पर कोई आर्टिकल नहीं लिख रहे हो कि आपको एकदम मतलब हर बात सिद्ध करनी पड़ेगी, हर जगह आप टेबल दो, उसका डेटा दो, पूरा परीक्षण करो, नहीं। उतने आंकड़े दो जितनी आवश्यकता है, आवश्यकता अनुसार आंकड़ों का इस्तेमाल करना है। आंकड़े ऐसे हो जो भाषा में घुले मिले हो, मतलब बहुत ज्यादा मतलब एकदम से लेंदी टाइप का आपको नहीं बना देना है, ठीक है। इतनी बातें आपको याद रखनी है। और अब आते हैं हम लोग निष्कर्ष पर। हमेशा सकारात्मक के साथ भविष्योन्मुखी होना चाहिए, ठीक है। भविष्योन्मुखी का मतलब होता है जैसे कि आकाश में आशा की किरण, है ना, ये मतलब कि चलो यार कम से कम कुछ तो आशा है, बोले ना, कुछ तो आशा है। जैसे भी आरओ की परीक्षा होने वाली है, एक आशा की किरण ही है ना, नहीं है कि रिपोर्ट आएगी, परीक्षा की तिथि आएगी, आयोग ने कुछ तिथियां रिजर्व की हैं, है ना, तो उसने क्या एक आशा की किरण जगाई ना। अब मान लो पता चलता कि आयोग ने कैलेंडर जारी किया उस टाइम पर, ठीक है, और वो कोई डेट रिजर्व ना करता, ठीक है, कोई डेट रिजर्व ना करता, मतलब कि जितनी परीक्षाएं थी, जैसे पीसीएस मेंस दे दिया था, पीसीएस प्री दे दिया था, और कुछ दे देता, मतलब जो बीच बीच में जो तिथियां कुछ रिजर्व की हैं वो रिजर्व ना करता, तो आपके अंदर और बेचैनी होती, आप और परेशान होते कि अब क्या होगा। अब तो ना तो कोई आयोग की डेट रिजर्व की है, ना ही कुछ आयोग बता रहा है, रिपोर्ट का क्या होगा, कुछ नहीं होगा। आप बहुत परेशान होते, बेचैन हो जाते हैं। लेकिन
आयोग ने एक आशा की किरण दिखाई है, किस माध्यम में? डेट को रिजर्व करके। अप्रैल मई जून में उसे 3 डेटें रिजर्व की थी, मतलब 3 महीने में 4-5 डेटें रिजर्व की थी, कभी करा सकता है। तो एक उम्मीद की किरण है, एक आशा की किरण है, यानी कि भविष्योन्मुखी है। जो कैलेंडर था वो भविष्योन्मुखी है, ऐसे ही आपका निबंध भी भविष्योन्मुखी होना चाहिए, एक आशा की किरण दिखती रहनी चाहिए। और भविष्योन्मुखी का जो वास्तविक मतलब ये होता है ना कि हम अभी आगे चर्चा भी कर सकते हैं। निबंध को कभी एकदम से द एंड नहीं किया जाता है कि बात खत्म, नहीं, कभी मत करना। निबंध की द एंड तो मतलब कि जैसे ना पुष्पा मूवी आपने देखी होगी, है ना, और आपने बाहुबली भी देखी होंगे ना, जो भी सीरीज आ गई है, ठीक है। एक वो आई थी नेटफ्लिक्स पर सीरीज आपने देखी पंचायत, ठीक है, लग रहा 2 या 3 शायद आ चुकी है, ठीक है, 3 या 3 तक जो भी है, मैंने हालांकि देखी है लेकिन बहुत याद नहीं है। तो उसमें जो उसका लास्ट एपिसोड होता है ना, तो मतलब वहां पर कुछ ना कुछ ऐसा वो सस्पेंस छोड़ देते हैं, ये तब ये लग जाता कि नहीं अब अगली सीरीज आएगी, है ना, मतलब बात खत्म नहीं करते हैं, बात खत्म नहीं करते हैं। जैसे भी जो लास्ट वाली सीरीज मैंने देखी, जहां तक मुझे याद है, तो वो जो सचिव होता है और जो विधायक जी थे, तो दोनों में शायद झगड़ा हो गया था, और दोनों जो है जेल में या थाने में बंद है ना, जेल में दोनों थाने में बंद है, और वहां से मतलब उन्होंने जो है उसको खत्म कर दिया, मतलब एपिसोड खत्म हो गया। अब ये सस्पेंस छोड़ दिया ना, तो दोनों जेल में तो बंद है, थाने में तो है, अब होगा क्या, मतलब कि मामला किसके पक्ष में जाएगा, कौन छूटेगा कौन बंद रहेगा, आगे क्या होगा। इट मींस ये है कि पंचायत की अगली सीरीज भी आएगी, मतलब उन्होंने क्लू दे दिया है, यानी कि भविष्योन्मुखी है, खत्म नहीं किया उन्होंने। इसी तरह से आपको निबंध खत्म नहीं करना है, टॉपिक को क्लोज नहीं करना है, उसमें कुछ भविष्य की राह दिखा देनी है, ठीक है। अब भविष्य की राह कैसे दिखाएंगे, जब हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे कि निबंध का समापन कैसे करें, तब आपको उस बात को हम और स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये सारी चीजें पसंद आई होगी और आपको बहुत सारी चीजें, बहुत सारा नॉलेज मिला होगा कि अच्छा निबंध, बेहतर निबंध कैसे होता है, उसमें उसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं। अब इस अच्छे निबंध को हम लोग कैसे लिखेंगे, इस पर हमारा अगला टॉपिक होगा, ठीक है। तो आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और हमने जो बातें बताई हैं उनको आप अपने निबंध में उतारने का प्रयास करेंगे, और इस तरह से आपको निबंध की सारी सीरीज, यानी कि 8 से 10 वीडियो में आपका हम निबंध में इतनी चीजें, आपको इतनी बातें बता देंगे कि फिर शायद आपको निबंध कभी पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और एक दिन वो भी बात बताएंगे कि शून्य से निबंध कैसे लिखें, यानी कि आप बिल्कुल जीरो हैं, आपको कुछ नहीं पता है, तब आप निबंध कैसे लिख सकते हैं। मतलब वो उसमें देखिए एकदम से हम बिल्कुल, वो सारी चीजें काल्पनिक होंगी, है ना, एकदम इमेजिनेशन करना, आपको बैठना एकदम से एक बंद कमरे में, आंखें बंद करके, कुछ नहीं करना आपको, ठीक है। चलिए खैर सस्पेंस रखने देते हैं, आगे उसमें हम लोग बात करेंगे, ठीक है। नमस्कार, धन्यवाद।